फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट, आज की क्लास में फिजिक्स क्लास 12 का एक नया लेसन चालू करने वाले हैं। अभी तक पीछे की क्लासेज में परमाणु संरचना का अध्ययन कर लिया है फिजिक्स के अंतर्गत। अब यहाँ पर आज की क्लास में नाभिक नया लेसन लेके चल रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 13वां लेसन है अपना, और उसका नाम है स्टूडेंट नाभिक। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक की संरचना क्या होती है, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। इस नाभिक की संरचना के अंतर्गत नाभिक में जो मूल कण उपस्थित होते हैं उनका वितरण किस प्रकार होता है, अर्थात नाभिक का घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और नाभिक का द्रव्यमान का मापन किस प्रकार करते हैं। इन सब के बारे में, बहुत से क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव के साथ में। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में नाभिक की संरचना का अध्ययन करने वाले हैं। नाभिक क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले नाभिक किसे कहते हैं इसके बारे में यदि देखा जाए तो परमाणु संरचना के अंतर्गत रदरफोर्ड ने जब परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। स्टूडेंट सही है, नाभिक की खोज जो है वो किसने की थी स्टूडेंट, नाभिक की खोज की थी स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। रदरफोर्ड ने ही नाभिक के बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी। सही स्टूडेंट, यहाँ पर रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक होता क्या है, अर्थात परमाणु का नाभिक किसे कहते हैं। यदि अपन इसके एक सटीक डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर इसकी एक सटीक डेफिनेशन, एक सटीक परिभाषा होगी यहाँ पर क्या, जिसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान। देखो यहाँ पर परिभाषा, परमाणु का समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का ये जो केंद्र है, सीधी सी भाषा में कहें स्टूडेंट तो परमाणु का जो नाभिक, परमाणु का जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र का 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का जो सूक्ष्म भाग है उस सूक्ष्म भाग को नाभिक कहा जाता है। इसका मतलब नाभिक की त्रिज्या क्लियर स्टूडेंट, पीछे भी हम प्राप्त कर चुके हैं, 10⁻⁻15 मीटर होती है। सही स्टूडेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर परमाणु में उसका समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान, ये दोनों चीजें यहां पर देखो स्टूडेंट आप, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है कि नाभिक में होता क्या है। नाभिक में यहां पर ये चीज होती है स्टूडेंट, परमाणु का समस्त धनावेश होता है और संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में संग्रहित होता है। सही है स्टूडेंट, यहां पर यदि अपन नाभिक की बात करें तो नाभिक जो है वो दो मूल कणों से मिलकर बना होता है। दो मूल कण जो होते हैं वो कहां होते हैं स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक में होते हैं। वो दो मूल कण कौन से हैं, एक है यहां पर धनावेशित प्रोटॉन। धनावेशित प्रोटॉन जो है वो होता है परमाणु के नाभिक में, और दूसरा अनावेशित उदासीन न्यूट्रॉन। अनावेशित उदासीन जो न्यूट्रॉन है वो भी परमाणु के नाभिक में ही होता है। सही है, यहां पर परमाणु का जो नाभिक है वो दो मूल कणों से मिलकर बना होता है।
इन मूल कणों को अपन क्या कह रहे हैं? इन मूल कणों को कह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, अनावेशित होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। सही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है सम्मिलित रूप से उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जा रहा है। तो इसका मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित प्रोटॉनों और अनावेशित न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। सही स्टूडेंट? धनावेशित प्रोटॉनों का जो आवेश होता है, कहने का मतलब समस्त धनावेश जो होता है वो कहां होता है? नाभिक में होता है। सही है? समस्त धनावेश नाभिक में होता है। यदि यहां पर अपन परमाणु की बात कर ले स्टूडेंट, तो मान लो अपने पास ये क्या है? परमाणु है। तो इस परमाणु का जो केंद्र है उस केंद्र को ही नाभिक कहा जा रहा है। ये क्या है अपने पास? ये यहां पर स्टूडेंट अपने पास परमाणु है। सही है? और ये क्या है स्टूडेंट यहां पर अपने पास? ये अपने पास नाभिक है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। सही है? इस नाभिक में परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहां होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। सही स्टूडेंट? इस नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाएं होती है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होती है स्टूडेंट? स्थिर कक्षाएं होती है। इन स्थिर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। सही है? इसका मतलब स्टूडेंट परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो प्रोटॉन के रूप में नाभिक में होता है। सही है? इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर समस्त धनावेश, नाभिक का जो धनावेश है वो समस्त प्रोटॉनों का धनावेश होगा। सही है? मतलब परमाणु का धनावेश, नाभिक का धनावेश, परमाणु का जो धनावेश है, परमाणु का धनावेश किसके बराबर होगा स्टूडेंट? प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। सही है? समस्त धनावेश, परमाणु का डेफिनेशन है, समझे यहां पर परमाणु का समस्त धनावेश है वो कहां होता है? नाभिक में होता है। और नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होता है स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। नाभिक का धनावेश बराबर है प्रोटॉनों के आवेश के। सही है? तो समस्त धनावेश की तो बात होगी कि परमाणु में जो समस्त धनावेश होता है वो नाभिक में प्रोटॉनों के आवेश के रूप में पाया जाता है। सही? अब यहां पर बात करें संपूर्ण द्रव्यमान की, तो यहां पर इस परमाणु का जो 99% द्रव्यमान होता है वो कहां होता है? नाभिक में ही होता है। 99.99% द्रव्यमान होता है वो परमाणु का नाभिक में ही होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के अतिरिक्त जो शेष द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है। सही है यहां पर? तो इसका मतलब यहां पर परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी समझ लो किसके बराबर होगा? परमाणु का जो द्रव्यमान है वो होता है स्टूडेंट प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग। परमाणु का जो 99.99% द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट परमाणु का जो समस्त संपूर्ण द्रव्यमान है वो द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो यहां पर परमाणु का धनावेश तो हो गया
प्रोटॉन के आवेश के बराबर, परमाणु का धनावेश हो गया प्रोटॉन के आवेश के बराबर और परमाणु का द्रव्यमान हो गया प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर। तो यहां पर परिभाषा में क्या लिखा था अपन ने, परमाणु का समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो यहां पर नाभिक में परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के रूप में इस प्रकार उपस्थित होता है स्टूडेंट। सही यहां तक। अब यहां पर परमाणु में जो प्रोटॉनों की या नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। किसके बराबर होगी? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है वो उस नाभिक के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। सही है यहां पर। तो प्रोटॉनों की संख्या से परमाणु क्रमांक का निर्धारण हो गया। सही यहां पर। अब यहां पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है, जिसे अपन न्यूक्लियॉन कहते हैं, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियॉन कह रहे हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जा रहा है। इसका मतलब नाभिक में न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। यहां पर क्या? न्यूक्लियनों की संख्या। यहां पर नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो किसको दर्शाती है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। सही है। यदि अपन रासायनिक सूत्र के रूप में यदि किसी तत्व के रासायनिक सूत्र की बात करें स्टूडेंट, तत्व का रासायनिक सूत्र, तो यहां पर किसी तत्व के रासायनिक सूत्र के रूप में अपन दर्शाएं किसी भी तत्व के लिए, तो उसे मैं ZXA के रूप में लिख सकता हूं। तत्व का जो रासायनिक सूत्र है वो ZXA के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट ये जो X है वो क्या है? X यहां पर तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है। X यहां पर तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है। Z तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। A तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु भार कहलाता है। ये द्रव्यमान क्रमांक कहलाता है या न्यूक्लियनों की संख्या कह सकते हैं। सही है यहां पर। अब यहां पर जो परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट, ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहां पर ऊपर दर्शाया मैंने, परमाणु का जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है और नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। सही है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है। इसके साथ ही यहां पर स्टूडेंट ये चीज क्लियर है कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है? एक उदासीन कण होता है। इसका मतलब नाभिक का जो धनावेश होता है, नाभिक का जो धनावेश होता है वो प्लस ZE के रूप में होता है। स्टूडेंट ये क्लियरली ध्यान रखना,
नाभिक का जो धनावेश होता है वो प्लस जेड ई होता है। जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, ई यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश। सही है, तो परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, ये क्लियर है। इसका मतलब इन प्रोटॉनों का धनावेश नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होना चाहिए। अब स्टूडेंट जानते हैं अपन क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो समान होता है। प्रोटॉन के लिए धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए यही आवेश ऋणात्मक होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के रूप में। सही है, तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी परमाणु विद्युतता उदासीन कहलाएगा। परमाणु के विद्युतता उदासीन होने के लिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। सही है, द्रव्यमान संख्या जो होती है स्टूडेंट वो किसको दर्शाती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो द्रव्यमान संख्या, जिसे अपन न्यूक्लियॉन कह रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर n बराबर जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी? न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या को लिखा जा सकता है यहाँ पर a माइनस जेड के रूप में। सही स्टूडेंट, a माइनस जेड के रूप में यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो कोई भी अपने पास परमाणविक तत्व होता है, उस परमाणविक तत्व में प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन तीनों मूल कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। स्टूडेंट, प्रत्येक परमाणविक तत्व के लिए इन तीनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यदि परमाणविक तत्व का नाम अपने को दिया हुआ है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब की संख्या प्राप्त की जा सकती है। वो चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट? परमाणु क्रमांक जो होगा वो बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। आवर्त सारणी में परमाणविक तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर ही स्थान दिया गया है। तो आवर्त सारणी से अपन किसी भी परमाणविक तत्व के लिए उसके परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हैं। परमाणु क्रमांक पता है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी स्टूडेंट। सही है, और यहां पर यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो मिल जाएगी क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणविक तत्व के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग प्राप्त की जा सकती है। सही है स्टूडेंट, यहाँ पर तो यहाँ पर नाभिक की संरचना कैसी होती है, नाभिक की संरचना के आधार पर क्या ज्ञात किया जा सकता है, वो चीज यहाँ पर स्पष्ट हो रही है स्टूडेंट। नाभिक कैसा होता है, कैसा कण है, कौन से कण नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। सही है, तो स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने दर्शाई है बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको ऐसे कैसे यदि आप नोट करते हो तो नाभिक के बारे में लगभग जानकारी आपके पास होगी। सही स्टूडेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर नाभिक की संरचना अपने को प्राप्त हो गई स्टूडेंट, तो इस नाभिक के आकार के बारे में भी प्राप्त कर लें कि नाभिक का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। नाभिक के आकार की जानकारी प्राप्त करनी है अपने को। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो नाभिक का आकार कैसे ज्ञात करें। नाभिक के आकार के संबंध में सबसे पहले रदरफोर्ड ने इसकी व्याख्या की है स्टूडेंट। नाभिक के आकार के बारे में सबसे पहले मतलब यहां पर अगला टॉपिक इसमें क्या रहेगा अपना, छोटे छोटे टॉपिक है। नाभिक का आकार कैसा होगा, नाभिक का आकार कितना होगा, ये ज्ञात करना है अपने को आगे इसमें। तो यहां पर नाभिक के आकार के संबंध में सबसे पहले रदरफोर्ड ने व्याख्या की थी अपने प्रयोगों के आधार पर। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का जो प्रेक्षण, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन
प्रेक्षणों से ये स्पष्ट किया है कि किसी भी परमाणु के लिए उसके नाभिक का जो आयतन होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी के स्थान पर विभिन्न धातुओं की पन्नियों का उपयोग किया और विभिन्न धातुओं की पन्नियों के उपयोग से इस निष्कर्ष पर पहुंचे वो कि किसी भी परमाणु के लिए उसके नाभिक का जो आयतन है क्या है, नाभिक का आयतन ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान संख्या के। नाभिक का जो आयतन है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है। सही है। मान लो नाभिक का आयतन V है तो यह अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमान संख्या A के। द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती है क्या, नाभिक का आयतन। अब नाभिक को एक गोले के रूप में माना गया है। परिभाषा में भी लिखा है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। सही स्टूडेंट, यहाँ पर तो यहां पर यदि मैं नाभिक की त्रिज्या को R मान लूं तो नाभिक का आयतन क्या लिख सकता हूं मैं, यदि नाभिक की त्रिज्या R है तो क्या रहेगा नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन यहां पर लिखा जा सकता है, नाभिक को एक गोले के रूप में माना है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो नाभिक का आयतन क्या हो गया, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। सही है। तो ये आयतन का मान यहां पर रखें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब अनुक्रमानुपाती है किसके, A के। 4/3 पाई आर क्यूब अनुक्रमानुपाती है A के। तो यहां पर स्टूडेंट 4/3 पाई जो है वो क्या है, नियतांक है। 4/3 पाई यहां पर क्या है, नियतांक है स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, R क्यूब अनुक्रमानुपाती है A के। R क्यूब को अनुक्रमानुपाती कर दिया A के। तो यहां से R अनुक्रमानुपाती है A की घात 1/3 के। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएं तो एक नियतांक ले लें तो इसका मतलब R बराबर स्टूडेंट अपने को क्या मिल रहा है, R नोड A की घात 1/3। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने ज्ञात कर लिया। नाभिक के आकार के लिए नाभिक का आकार ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो नाभिक की त्रिज्या R बराबर R नोड A की घात 1/3 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपन ने R नोड एक नियतांक लिया है। R नोड क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। R नोड कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा स्टूडेंट। तो R नोड का मान क्या होगा, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। R नोड कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान 1.2 × 10⁻15 मीटर होगा। याद रखने लायक वैल्यू स्टूडेंट, याद रखना इसको। जब भी नाभिक की त्रिज्या का मान याद करेंगे तो R नोड का मान आपको ये रखना होगा, तो इसको याद रखना होगा। R नोड 1.2 × 10⁻15 मीटर होगा स्टूडेंट। सही है। A यहाँ पर क्या होगा, A यहाँ पर द्रव्यमान संख्या होगी स्टूडेंट। A क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर A ली अपन ने। सही है। तो यहाँ पर इसका मतलब किसी भी परमाणु के लिए यदि उसकी द्रव्यमान संख्या दे दी जाए क्या ज्ञात होती है अपने को अधिकांशतः आवर्त सारणी से। अधिकांश परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो उस द्रव्यमान संख्या के आधार पर उसके नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। तो नाभिक का आकार, नाभिक की साइज क्या होगी,
नाभिक की साइज यहाँ पर इस समीकरण से ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। सही है, r बराबर r नोड ए की घात 1/3 के रूप में नाभिक की संरचना प्राप्त करनी हो तो संरचना अपने देख ली, उसका आकार अपने को प्राप्त करना हो, लगभग बताया गया है कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। सही है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी परमाणु के लिए नाभिक के लिए ज्ञात करनी हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे स्टूडेंट। इस फॉर्मूले की सहायता से उस नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। सही है, अब यहाँ पर नाभिक का आकार ज्ञात कर लिया, इसी में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करें अपन। क्या है वो इंपॉर्टेंट वैल्यू? वो इंपॉर्टेंट वैल्यू यहाँ पर नाभिक का घनत्व क्या होगा, नाभिक का घनत्व क्या है वो भी देख लो इसी में। यहाँ पर मैं साथ साथ उसी को दर्शा देता हूं, उसी को भी ज्ञात कर लेते हैं। नाभिक का आकार ज्ञात कर लिया, क्या है नाभिक का आकार, नाभिक की साइज, नाभिक की साइज, नाभिक का आकार क्या होगी स्टूडेंट, r बराबर r नोड ए की घात 1/3। इससे नाभिक की साइज, नाभिक का आकार ज्ञात कर लेंगे। r नोड कांस्टेंट वैल्यू है, क्या होगा इसका मान 1.2 × 10⁻15 मीटर। याद हो गया होगा स्टूडेंट आपको। सही है, अभी क्या ज्ञात करें स्टूडेंट, अब यहां पर ज्ञात करें नाभिक का घनत्व। क्या ज्ञात करें, नाभिक का घनत्व। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये यहां पर पहले पढ़ चुके हैं, बता दिया है मैंने आपको। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं स्टूडेंट। सही है, अब यहां पर क्या ज्ञात करना है, नाभिक का घनत्व। तो घनत्व का सूत्र पढ़ा होगा स्टूडेंट आप लोगों ने, सबको याद होगा। घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का सूत्र होता है स्टूडेंट। सही है, ज्ञात क्या करना है, नाभिक का घनत्व। तो नाभिक के घनत्व के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, नाभिक का घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे क्या लिख सकते हैं, नाभिक का आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन है, तो नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। सही है स्टूडेंट, याद है। घनत्व को स्टूडेंट किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। सही है, अब नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। क्या, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, परिभाषा में लिखा था, परमाणु का समस्त धनावेशित संपूर्ण द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। लगभग 99.99% द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो नाभिक का द्रव्यमान अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, नाभिक का द्रव्यमान होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा क्या, नाभिक का द्रव्यमान। सही स्टूडेंट, यहां पर अब यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसको दर्शाती है, द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। सही है, तो इसका मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या के बराबर। और यहां पर स्टूडेंट प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान Np इज इक्वल होता है लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान Mn के इज इक्वल होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर माना जाता है या बराबर होता है स्टूडेंट, माना क्या जाता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। सही है, जिसका मान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के रूप में होता है। इसका मतलब यहां पर नाभिक का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को गुणा करते हैं किससे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से, तो क्या मिल जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा।
तो मिल गया अपने को नाभिक का द्रव्यमान क्या, एक गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 के रूप में, बटे हुए क्या है नाभिक का आयतन। तो नाभिक का आयतन नाभिक को गोले के रूप में माना है, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। तो यहाँ पर नाभिक का घनत्व रो बराबर a गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे हुए 4/3 पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है। सही है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर ली, क्या है आर बराबर आर नोड ए की घात 1/3। आर का मान ये होता है स्टूडेंट, प्राप्त कर चुके हैं, अभी पीछे प्राप्त किया है अपने नाभिक के आकार में, नाभिक की साइज आर बराबर आर नोड ए की घात 1/3। तो इस समीकरण में आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो उस स्थान पर मान रखने पर नाभिक का घनत्व क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर a गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे में 4/3 पाई, आर की जगह क्या पुट करें आर नोड a की घात 1/3 और इसकी घात 3, आर क्यूब है यहाँ पर, तो आर का मान ये रखा है यहाँ पर अपन ने। सही है ना। तो रो बराबर क्या मिल गया अपने को, रो बराबर देखो यहाँ पर क्या मिल गया a गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे हुए 4/3 पाई आर नोड क्यूब इंटू ए की घात 1/3 और इसका होल क्यूब करेंगे तो ए यहाँ पर बच जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ए से ये ए कैंसिल हो गया है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या मिल गया 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे हुए 4/3 पाई आर नोड क्यूब अपने को। नाभिक का घनत्व अपने को ये मिल गया है। सही है। तो यहां पर इस समीकरण से ये स्पष्ट हो गया कि नाभिक का जो घनत्व वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। सही है ना। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान संख्या ए का कोई पद नहीं आ रहा है, यहां पर कैंसिल हो गई ए से ए, तो नाभिक का जो घनत्व वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर ही नहीं रहा है। इससे क्या स्पष्ट हो गया है, इससे ये स्पष्ट हो गया है स्टूडेंट कि नाभिक चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, उनमें न्यूक्लियनों का जो घनत्व होता है वो एक समान होता है। अब वो एक समान घनत्व क्या होता है, देखो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज के मान पुट करो। तो देखो यहाँ पर रो बराबर 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 बटे 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, सॉरी आर नोट का मान 1.2 दर्शाया यहाँ पर 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 15 और इसकी पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट रो बराबर, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो मान मिलेगा 2.38 गुणा 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब नाभिक का जो घनत्व है वो कांस्टेंट है, नियत है नाभिक का घनत्व। नाभिक चाहे हल्का हो, नाभिक चाहे भारी हो, उसका घनत्व होता है वो एक समान होता है। नाभिक का घनत्व 10 की पावर माइनस 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कोटि का होता है। हल्के नाभिक के लिए भी इसका घनत्व यही रहेगा, नाभिक चाहे भारी है तो उसके लिए भी यहां पर उसका घनत्व यही रहेगा। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि घनत्व का मान द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। घनत्व का मान द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब घनत्व जो है नियत है। प्रत्येक नाभिक के लिए इसका घनत्व नियत रहेगा और उस नियत मान को याद रखना है आपको, क्या रहेगा 2.38 में 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में रहेगा। सही स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर नाभिक की संरचना, नाभिक का आकार और नाभिक का घनत्व, ये चीज स्पष्ट होगी। इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सही है, जो आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही है जो बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सही है। अब यहाँ पर नाभिक की संरचना अपने प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर नाभिक की संरचना के साथ में उन परमाणुओं के द्रव्यमान का मापन कैसे करें, नाभिक के द्रव्यमान का मापन कैसे करें,
तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर इसमें। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रकृति में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, नाभिक होते हैं, और इनमें उपस्थित जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमानों का मापन किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान का मापन स्टूडेंट किलोग्राम में ही किया जाता है। द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम में ही द्रव्यमान का मापन किया जाता है। लेकिन जो परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कण होते हैं, उन कणों के लिए जो किलोग्राम होता है ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, असुविधाजनक होता है कहने का मतलब। यहाँ पर इन कणों के द्रव्यमान का मापन अपन किलोग्राम में करते हैं तो एक असुविधाजनक होता है, इनका किलोग्राम में द्रव्यमान का मापन नहीं कर सकते आसानी से। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और नाभिकों, परमाणुओं के द्रव्यमान के मापन के लिए छोटे मात्रक की आवश्यकता रखी गई, और उस छोटे मात्रक को नाम दिया गया स्टूडेंट क्या, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इन परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, नाभिकों, प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के मापन के लिए काम में लिया जाता है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है। सबसे पहले यहां पर इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित करें तो यहां पर एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान, देखो यहां पर डेफिनेशन को नोट कर लेना ऐसे कैसे, एक परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान कार्बन 12 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। मिल गई डेफिनेशन। परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं, ये देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का जो मान है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। सही है। कार्बन 12 के परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के रूप में परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान प्राप्त किया गया है। सही है। तो यहां पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक, देखो इसका मान याद करें, परिभाषा नोट करना स्टूडेंट ऐसे कैसे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, 6C12 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हुए 12। सही है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। सही है। अब ये जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है स्टूडेंट, इसको यू से भी प्रदर्शित करते हैं और इसको AMU से भी प्रदर्शित करते हैं। दोनों सिंबल आपको, दोनों प्रतीक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, किस रूप में इसे दर्शाया जाता है, तो याद रखना इसे AMU या U के रूप में दर्शाया जाता है। सही है ना। तो यहां पर ज्ञात क्या करना था, AMU का मान। तो एक AMU बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्टूडेंट नियत होता है और वो होता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान याद रखना स्टूडेंट 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम डिवाइडेड बाई क्या है 12। 12 का भाग देना है एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान। सही है। तो यहां से एक AMU बराबर, इसमें 12 का भाग देंगे तो मैं इसको लगभग बराबर सोल्व करेंगे तो 1.6605 इंटू 0539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक AMU द्रव्यमान का जो मान है वो यहां पर ये मिल रहा है। एक AMU लगभग बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के रूप में होता है।
एक एएमयू द्रव्यमान का जो मान होता है वो यहाँ पर स्टूडेंट ये है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान किलोग्राम में कितना होता है, यदि किलोग्राम में पूछा जाए तो वो ये रहेगा स्टूडेंट, किलोग्राम में इसका मान ये है। अब इस एएमयू को डाल्टन भी कहते हैं, एएमयू को डाल्टन भी कहते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट एक एएमयू किसके बराबर होता है, एक डाल्टन के बराबर भी होता है। ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत छोटी चीज है फिर भी ध्यान रखना, एक एएमयू बराबर एक डाल्टन कहा जाता है। द्रव्यमान का ही मात्रक है स्टूडेंट डाल्टन, तो एक एएमयू बराबर एक डाल्टन माना जा सकता है, सही है ना। तो एक एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक का जो मान है वो यहां पर स्टूडेंट ये मिल गया आपने। अब यहां पर स्टूडेंट अपने जो मूल कण है उन मूल कणों की बात करें, मूल कण कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो यहां पर इनका द्रव्यमान एएमयू में ज्ञात कर लें। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और बताने वाला हूं, देखो ध्यान से सुनो क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp के रूप में मैं दर्शा दूं। तो यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान यहां पर एएमयू में दर्शाना है अपने को, तो 1.00727 एएमयू के रूप में, प्रोटॉन का द्रव्यमान एएमयू के रूप में 1.00727 एएमयू के रूप में होगा, सही है ना। किलोग्राम में स्टूडेंट यदि इसका द्रव्यमान दर्शाया जाए तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखना इस वैल्यू को, क्या है 1.00727 एएमयू और किलोग्राम में 1.67262 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान पता चल गया आपको क्या है। अब देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मैं mn से दर्शा दूं, न्यूट्रॉन के लिए n ले लिया। तो यहां पर एएमयू में इसका मान 1.00866 एएमयू, एएमयू में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866 एएमयू रहेगा। किलोग्राम में इसका मान 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम, सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है स्टूडेंट, लगभग इनका द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम के रूप में होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 0.05% कम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है न्यूट्रॉन की तुलना में, कितना 0.05% के रूप में, सही ना। थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन लगभग इनके द्रव्यमान को बराबर माना जा सकता है, सही ना। किसी भी कैलकुलेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग बराबर माना जा सकता है। यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस रहेगा 0.05% का डिफरेंस रहेगा इनके द्रव्यमान में, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरा कण और रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लू मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिया तो क्या होगा 0.00055 एएमयू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है, लगभग 10,000 गुना कम होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम में इसका मान लिख सकते हैं 1.9.13296 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.13296 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने जो तीनों मूल कण थे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तीनों मूल कणों का द्रव्यमान प्राप्त हो गया अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है स्टूडेंट, याद रखना है इन वैल्यूज को। ऐसे कैसे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक के लिए वैल्यू ज्ञात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, परिभाषा क्लियर हुई। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। 1 mu बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, जिसका मान प्राप्त किया अपने लगभग 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के रूप में, और 1 mu 1 डोल्टन के बराबर भी होता है स्टूडेंट। सही है। और इस mu के पदों में, परमाणु द्रव्यमान मात्रक के पदों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो ये। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है मैंने, याद रखनी है इन वैल्यूज को आपको। सही स्टूडेंट। यहाँ पर अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक प्राप्त हो गया अपने को, द्रव्यमान का एक मात्रक है स्टूडेंट। सही है। क्या है ये, द्रव्यमान का एक मात्रक है। इसका मतलब द्रव्यमान की कुछ ना कुछ मात्रा है। तो आइंस्टीन का आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया गया, जिसके आधार पर यह बताया गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। सही है ना। द्रव्यमान को किसमें, ऊर्जा में, और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर इस परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करें से, तो 1 AMU का मान ऊर्जा में क्या होगा, 1 AMU द्रव्यमान जो होता है उस 1 AMU द्रव्यमान का मान ऊर्जा में यहां पर अपने को प्राप्त करना है। 1 AMU का मान ज्ञात कर लिया अपने, क्या है, 1 AMU बराबर होता है 1.660539 × 10⁻27 किलोग्राम। 1 AMU द्रव्यमान का मान अपन ने प्राप्त कर लिया, तो इस द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करना है। सही है ना। तो यहां पर इसी में टॉपिक हेडिंग लगानी है, 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा क्या रहेगी, 1 AMU द्रव्यमान को यदि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उस ऊर्जा का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। सही है ना। 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण का उपयोग करें। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, लिखा जा सकता है E बराबर mc²। E यहां पर ऊर्जा है, m यहां पर द्रव्यमान है, और यहां c क्या है, निर्वातमें प्रकाश की चाल है। c यहां पर निर्वातमें प्रकाश की चाल है। याद आ गया होगा स्टूडेंट आपको, इसका मान कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। c का मान कांस्टेंट वैल्यू के रूप में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सही है। तो यहां पर आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है स्टूडेंट। तो यहां पर अपने पास द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, 1 AMU। तो इस 1 AMU द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करना है, तो E बराबर 1 AMU × c²। सही है ना। द्रव्यमान की मात्रा m की मात्रा कितनी है अपने पास, 1 AMU के रूप में है। सही है ना। तो 1 AMU × c²। तो यहां पर इस 1 AMU का मान द्रव्यमान किलोग्राम में अभी प्राप्त किया है, कितना है, 1.660539 × 10⁻27। सही है। फिर यहां पर c का मान 3 × 10⁸ इसका होल स्क्वायर। सही है। तो इसको सोल्व करें, क्या मिलेगा, 1.00660539 × 10⁻27 × 9 × 10⁻16। सही है। तो यहां से E बराबर 1.660539 × 9 × 10⁻16 प्लस में
27 माइनस में, इसका मतलब माइनस में क्या बच गई स्टूडेंट 11, यहाँ पर 10 की पावर माइनस में 11 बच गई। सही है ना, ये मान अपने को जूल में प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा का मान यहाँ पर जूल में है स्टूडेंट ये। सही है ना, इसको कैलकुलेट करके और भी लिख लें तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यहाँ पर 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 3 9 5 35 और 3 40 और 9 6 54, 9 6 54 और 5 59, 9 5 और 9 और 5 14, ये मान मिल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर 14.944 गुणा 10 की पावर माइनस 11 जूल, या फिर मैं ई बराबर 8.4944 गुणा 10 की पावर माइनस 10 जूल लिख सकता हूं। एक एमयू का मान जूल में जो होता है वो ये है, ऊर्जा का मात्रक है जूल, जूल में इस ऊर्जा का मान ये रहेगा। अब यहां पर इस ऊर्जा को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ई बराबर देखो यहां पर 1.4944051 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट किससे, ई से, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा मान किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है, इस वैल्यू का इसमें भाग देंगे तो ई बराबर देखो क्या मिलेगा, सोल्व करने पर 931.5 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 931.5, 10 की पावर 6 को मेगा लिखा जा सकता है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इंपॉर्टेंट वैल्यू अपने को ज्ञात हो गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट ये। एक एमयू के तुल्य ऊर्जा का मान क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है, तो वो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एमयू के तुल्य यहाँ पर ऊर्जा का जो मान है वो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। सही है, तो यहाँ पर एक एमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, याद रखने लायक वैल्यू है, क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ पर भी आ रही है, द्रव्यमान का मान, एक एमयू द्रव्यमान का ऊर्जा में जो मान प्राप्त किया वो वैल्यू यहाँ पर ज्ञात की है। सही है स्टूडेंट, यहाँ पर तो यहाँ पर आज की क्लास में फिजिक्स का 13वां लेसन चालू किया है नाभिक का, जिसकी स्टार्टिंग में अपन ने नाभिक की संरचना, नाभिक का आकार प्राप्त किया है स्टूडेंट, नाभिक का घनत्व ज्ञात किया है और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के संबंध में पढ़ा है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि स्टूडेंट इनमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए स्टूडेंट। सही है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।